नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश सिंह जी। दिनेश जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास काफी गौरवमयी है, शिक्षा का बड़ा केंद्र है। इसके इतिहास के बारे में हमें कुछ बताइए और कुल कितने कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं, हर साल कितने बच्चे पास करते हैं। ये विश्वविद्यालय वाकई में बहुत प्रतिष्ठित है और ये 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विश्वविद्यालय उस समय अंग्रेज़ सरकार थी, भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था, उन लोगों ने इसकी स्थापना की और तब से इसकी गति, इसका निर्माण, इसका विकास हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ता रहा है और आज यह भारत में एक माना जाना विश्वविद्यालय है, सर्वश्रेष्ठ है और हम सब इसमें जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो इसके परिवार के सदस्य हैं, उन सबको इस पे गर्व है कि हम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। हमारे पास लगभग करीब 80 कॉलेजेस हैं, सारे जो मिलाकर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हैं 2 कैंपस में, साउथ कैंपस दक्षिण परिसर जो दिल्ली एयरपोर्ट के करीब है और एक पुराना कैंपस जिसको हम मेन कैंपस कहते हैं, नॉर्थ कैंपस जो माल रोड के पास पड़ता है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय है। हर साल कितने बच्चे पढ़कर निकलते हैं? हमारे यहाँ करीब आप ये समझिए कि हर वर्ष ग्रेजुएट करने वाले छात्र होंगे 50 से 60 हज़ार, इतने निकलते हैं सारे कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स को लेकर। वर्तमान में जो है एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, मिशन एडमिशन की दौड़ में नौजवान छात्र छात्राएं लगे हुए हैं। कब से एडमिशन प्रोसेस प्रारंभ हुआ है और कब तक चलेगा? प्रारंभ तो समझ लीजिए तभी से हो जाता है जब बच्चे अपनी परीक्षा जो है दे लेते हैं स्कूल वाली, उसके बाद उनको चिंता शुरू हो जाती है और फिर वो पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन औपचारिक तौर से कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है। फॉर्म हमारे जो है उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भर सकता है बच्चा फॉर्म, अगर वेबसाइट पे जाएगा विश्वविद्यालय के www.du.ac.in, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है वेबसाइट, और वहाँ पर फॉर्म उपलब्ध है। ऑनलाइन वो फॉर्म भर सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस हैं 12 पहले से नियुक्त किए गए निर्धारित पोस्ट ऑफिस, और कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ जाकर वो फॉर्म ले सकता है। और अभी ये प्रक्रिया कुछ दिन और चलेगी। फॉर्म जब भर लिए जाएंगे और सारी तिथियां वगैरह डेडलाइन सब हमारे वेबसाइट पे भी दी हुई हैं, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में भी दी हुई है, वो वहां जाकर जब जमा कर लेंगे फॉर्म हमारे जो निर्धारित केंद्र हैं, उसके बाद कॉलेजेस अपने कट ऑफ शुरू करेंगे। पहला कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, सारी तिथियां, सारी डेट्स हमारे वेबसाइट पे दी हुई हैं, बुलेटिन में दी हुई हैं। उसके फिर अनुसार बच्चे अपना एडमिशन लेंगे। क्या कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कट ऑफ रेट बहुत ज़्यादा होती है? अब इसके कई कारण हैं। एक तो भाई विश्वविद्यालय जाना माना है, छात्र चाहता है कि यहाँ पढ़ें, तो ढेर सारे छात्र पूरे भारतवर्ष से और विदेश से भी आते हैं यहाँ। तो जब भीड़ बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो फिर कट ऑफ ऊंचा चाहता है। दूसरा कारण ये है कि आज का जो छात्र है वो जब परीक्षा देता है स्कूल की, तो वो पहले से कहीं ज़्यादा योग्य है कई प्रकार से, उसके नंबर, उसके अंक ज़्यादा आते हैं, तो कट ऑफ उससे भी बढ़ता है। तो इन्हीं सब कारणों से कट ऑफ बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ रहा है। एक हौवा सा है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना, खास तौर पे इसके तमाम जो जाने माने कॉलेजेज हैं, स्टीफेंस वगैरह, एक हौवा है लोगों में। क्या ये वाकई में बहुत बड़ी बात है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना? क्या आम विद्यार्थी जो सोचता है उसको किस तरह आप इसका निराकरण करेंगे? देखिए, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, पहले तो ये आम विद्यार्थी क्यों इस बात को लेकर विचलित रहता है। मैं किसी कॉलेज की तरफ इशारा नहीं करूँगा, परंतु कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो ज़्यादा लोगों की निगाह में रहते हैं, लोग चाहते हैं कि यहीं पर दाखिला लें। मैं इतना ही इस समय अवगत कराना चाहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ हर कॉलेज बराबर है, हर प्रकार से कैंपस है कॉलेज का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ उसी प्रकार के छात्र पढ़ते हैं, उतने ही योग्य हैं, उतने ही प्रतिभाशाली हैं। हमारे जितने अध्यापक हैं उनको नियुक्त करने की जो कार्य प्रणाली है, प्रक्रियाएं हैं, वो सब एक जैसी हैं, वो उसी तरह के क्वालिफिकेशन रखते हैं। और अंत में जो हमारी डिग्री है वो तो विश्वविद्यालय की डिग्री, उसमें कॉलेज का कहीं नाम नहीं आता। तो ये जो भगदड़ है, भेड़ चाल है कि इसी कॉलेज में दाखिला लेना है, मैं छात्रों से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा थम के सोचें
कि ये भाग दौड़ न लगाएं कि यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है। पहले सोचें कि क्या पढ़ना चाहते हैं और शिक्षा का प्रधान ध्येय क्या है वो समझ लें। शिक्षा का प्रधान ध्येय होता है कि अपने को आदमी पहचान ले, अंतरात्मा की खोज है, वो समझ लेगा जब, तो उसके समझ में आ जाएगा कि मुझे इस विषय से जुड़ना है या उस विषय से। जब विषय तय कर लेगा तो उसके अनुकूल, उसके अनुसार अपना कॉलेज वो तय करे। और हमारे सारे कॉलेज बराबर हैं। हमारे यहाँ मैं जब देखता हूँ रिजल्ट्स आते हैं तो टॉपर कभी इस कॉलेज से, कभी उस कॉलेज से, कभी कहीं से, हर जगह से आ रहे हैं। तो अच्छे छात्र सब जगह हैं, अच्छे अध्यापक सब जगह हैं, चिंता ना करें छात्र लोग। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डिग्री तो कोई भी कॉलेज दे सकता है, सभी देते ही हैं, लेकिन बात क्वालिटी एजुकेशन की होती है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अध्यापक की महत्ता को मैं नीचे नहीं कर रहा, न मैं इसकी बात को निंदा कर रहा हूं कि ये कॉलेज अच्छा है या वो अच्छा है, वो भी अपनी जगह कुछ महत्ता रखता होगा। परंतु लोग थोड़ा सोचें। एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए माइकल फैराडे, वो तो दूसरी कक्षा स्कूल में वहीं तक पढ़े थे, उसके आगे वो पढ़े ही नहीं। जो कुछ उन्होंने ज्ञान हासिल किया वो स्वेच्छा से, अपने ही पूरे ताकत से, बल से, आत्मविश्वास से वो आगे बढ़े। किसी संस्था ने उनकी मदद नहीं की। महात्मा गांधी किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, श्रीनिवास रामानुजन नहीं गए। तो संस्था की अपनी महिमा जरूर होती है, लेकिन प्रधान जो है, इसमें प्रधान योगदान होता है अपना किस प्रकार से हमने बल लगाया, कितनी मेहनत की, कितना योगदान दिया। तो छात्र उसको लेकर विचलित न हो। दिनेश जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में वैसे तो तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? बतौर कुलपति आप क्या महसूस करते हैं कि अभी शैक्षिक वातावरण को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? किस तरह का सहयोग आप सरकार से भी देखते हैं? ये प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं ज़रा विस्तार से इसका जो है उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत का जो पतन हुआ मध्यकाल में, वो लगभग तब से आरंभ होता है जब से नालंदा और तक्षशिला का दहन हुआ। उनकी जितनी लाइब्रेरीज थी उनका दहन हो गया। जब वो नीचे उतर आई तो राष्ट्र भी नीचे उतरने लगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विश्वविद्यालय राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय भी कहीं इस बात को पहचान रहा है, समझ रहा है। तो चुनौती सबसे बड़ी यही है कि राष्ट्र के हित में हम कौन से कार्यक्रम ऐसे आरंभ करें, जिनका निर्माण करें कि राष्ट्र का हित हो। हमारा प्रधान ध्येय क्या होता है कि छात्र को योग्य बनाएं राष्ट्र के निर्माण के लिए। उसके साथ साथ शोध कार्य होते हैं, वो सब होते हैं, वो सब योगदान देते हैं। परंतु प्रधान हमारा ध्येय होता है छात्र का भला करना, जो जाके राष्ट्र में अपना कंधा लगाए राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो उसमें हम कुछ ऐसे कार्यक्रम लगाना चाहते हैं पढ़ाई के, जिसमें तब वो लगा पाएगा अपना बल, अपनी ताकत, जब वो पहचान लेगा कि उसके अंदर किस प्रकार की ताकत है, क्या बल है, अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है उसको। तो हम एक 4 वर्षीय योजना पढ़ाई की ले आ रहे हैं। उम्मीद रखता हूं कि 1 वर्ष में वो लागू हो जाएगी। हम सारी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय पारित कर देगा इस योजना को, और अगर पारित हो जाती है तो उसमें 4 वर्ष में छात्र अपने को अच्छी तरह से पहचान कर और फिर अपना निर्माण आत्मशुद्धि करेगा, तो उससे फिर वो जाकर आगे राष्ट्र के हित में जुड़ जाएगा। मैं इसको आपको थोड़ा उसका भी निराकरण कर दूं, क्या मतलब है इसका। देखिए, आप जुड़ते हैं। गांधी जी कहते थे कि विश्वविद्यालय में वही चीज काम आती है जहां थोड़ा हाथों का प्रयोग हो। शिक्षा तभी अंदर ग्रहण करेगा आदमी जब थोड़ा हाथ इस्तेमाल करेगा। और आप ये सोच लीजिए कि पेनिसिलिन की जो खोज हुई, वो कभी ना होती अगर फ्लेमिंग अपने ही हाथों से अपनी पेट्री डिशेस अपने लैब में धो नहीं रहे होते। हाथ का प्रयोग वाकई में हर प्रकार से आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जब धो रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर रंग बदल गया है फंगस का, तब उनको पता चला कि वहां पर कोई ऐसी चीज निकल रही जो बैक्टीरिया को मार रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय भी कुछ इस तरह से शिक्षा, समाज
और हाथ, तीनों का जो एक मेल कर ले। तो जो आप ज्ञान हासिल करते हैं अपने हाथों से उसको लगाइए, तब समझ में ज्यादा आएगा और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और हम छात्र को छूट दे रहे हैं, 2 वर्ष में वो चाहे तो एक एसोसिएट डिग्री देकर लेकर, और हम मदद करेंगे ऐसी कुछ उसको नौकरी वगैरह दिलाने में कि वो बाहर जाए, समाज में इस ज्ञान को लेकर जुड़ जाए। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, इस समय भारत को हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूल टीचरों की आवश्यकता है और वे बढ़ती जा रही है क्योंकि इतनी हमारी आबादी है। और देखिए, अगर ये प्राइमरी एजुकेशन ठीक से नहीं होगा तो नींव ही एजुकेशन की टेढ़ी हो जाएगी। तो विश्वविद्यालय इस पे विचार कर रहा है कि किस तरह से हम सशक्त करें राष्ट्र के प्राइमरी एजुकेशन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं। तो हम छात्र को अवसर देंगे कि 2 वर्ष के अंदर प्राइमरी स्कूल टीचर की भी ट्रेनिंग साथ में ले ले और चाहे तो एक अच्छी खासी नौकरी भी हासिल कर लेगा। 10 वर्ष के अंदर वो वापस आकर फिर चाहे तो डिग्री पूरी ले सकता है, उसको छूट रहेगी। 3 वर्ष के बाद वो एक बैचलर्स डिग्री ले सकता है, उसमें बहुत कुछ वोकेशनल स्किल्स और नॉलेज भी रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी, ज्ञान रहेगा ऊंचे लेवल का, फिर बाहर जा सकता है और 4 वर्ष में ऑनर्स की डिग्री लेके जा सकता है। तो हर तरह से छात्र को हम सशक्त बनाएंगे। यहां एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा क्या है इसकी परिभाषा हम लोगों ने बड़े सीमित रूप से देखी है, समझी है। आप अगर कभी राहुल द्रविड़ को देख लीजिए या पुलेला गोपीचंद को देख लीजिए, जो बैडमिंटन के बड़े महान खिलाड़ी रहे, आजकल साइना नेहवाल के कोच हैं, ये मेरे दृष्टिकोण से बड़े प्रशिक्षित लोग हैं, इनके पास बहुत कुछ ज्ञान है, समझ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष डिग्री है, पीएचडी वगैरह कुछ नहीं है। तो शिक्षा सिर्फ क्लास में बैठकर या डिग्री लेकर नहीं आती है, इसके लिए बहुत कुछ और हासिल करना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय का भी तो ध्येय यही होना चाहिए कि एक ऐसा माहौल, एक वातावरण पैदा करे कि वाकई में एक संतुलित रूप से कोई प्रशिक्षित हो। तो हम खेल को भी इसमें महत्ता दे रहे हैं, एनसीसी को महत्ता दे रहे हैं, सोशल वर्क को महत्ता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर को महत्ता दे रहे हैं। तो आप गणित पढ़ रहे हैं, आप गणित ऑनर्स लेना चाहते हैं, मान लीजिए उसके लिए 25 कोर्सेज का क्रेडिट है, आप साथ में अपने कॉलेज के लिए फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको 25 में से 2 कोर्स छोड़ दिए जाएंगे और फुटबॉल के 2 कोर्सेज की जगह क्रेडिट मिल जाएगी। तो आपको उसकी डिग्री गणित की मिलेगी, लेकिन यह माना जाएगा कि आप फुटबॉल में भी योग्य थे, इसलिए आप गणितज्ञ भी अच्छे बनेंगे, उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो एक बड़े संतुलित रूप से हम निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद रखता हूं कि इससे राष्ट्र का हित होगा। इस समय तमाम लोग देश भर के कोने कोने में, तमाम विद्यार्थी जो है आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, छात्र छात्राओं को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे सफलता के लिहाज से? एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए बहुत पहले और बहुत ही जाने माने रहे, आज भी उनका नाम लिया जाता है, थॉमस जेफरसन। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूं, मैंने जितनी मेहनत की उतना ही मेरा भाग्य खुलता गया। तो मैं यही छात्रों से कहना चाहता हूं कि देखो भाई, लक नाम की कोई चीज होती नहीं है, जितना तुम धीरज धर के मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा भला होगा। तो धैर्य रखें, ठहर जाए, बह न जाए बाढ़ में। जो भेड़ चाल की बाढ़ है उससे थोड़ा सा ठहर के रहें, आगे बढ़ें, सोच कर कदम रखते जाएं धीरे धीरे। तो ग्रहण करने के लिए उनको अवसर अच्छा मिलेगा। शिक्षा ग्रहण करता है आदमी जब थोड़ा ठहरा रहता है। तो यही मैं कहूँगा कि बिल्कुल विचलित न हो। तमाम नौजवान विदेशों में भी शिक्षा पाने के लिए लालायित रहते हैं, विदेशों का भी रुख करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में आप क्या कहेंगे विदेशों की तरफ जो नौजवान जाते हैं? ये डेमोक्रेसी है, सबको छूट है जो जहाँ जाना चाहे, और ये भारतवर्ष है। कुछ लोग बाहर चले भी जाएंगे तो राष्ट्र का कुछ बिगड़ता नहीं है। यहाँ भी माँ के सुपूत बहुत हैं, जो आते हैं बड़े योग्य हैं और भला करेंगे। दूसरी चीज़, ये भी धारणा अच्छी नहीं है, गलत है कि लोग सब बाहर ही जाना चाहते हैं। मैं तो देख रहा हूँ एक से एक प्रतिभाशाली छात्र जो है यहीं पर आना चाहता है। तो मैं नहीं मानता इस बात को। तमाम गरीब छात्र हैं जो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसे गरीब छात्रों छात्राओं के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय क्या कुछ सहायता भी करता है? बिल्कुल हम करते हैं, और मैं इसमें और कुछ करना चाहता हूँ, इसको और सशक्त रूप से ले आना चाहता हूँ। तो हम कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जहाँ गरीब छात्र को जो है हम सहायता देंगे, दे रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा देंगे। हम हर जगह इसको लागू करना चाहते हैं और मैं सरकार से इस पर भी अनुरोध करने जा रहा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, तल्ख हकीकत है, किताबों में कहने की बात अलग है और हकीकत
कुछ दूसरी दिखाई देती है। जैसे अब हॉस्पिटल में जाइए तो कहा जाता है कि इतने परसेंट गरीबों को हर साल हम निःशुल्क इलाज देंगे या रियायती दरों पे देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। क्या विश्वविद्यालय में जो आप बात कह रहे हैं उसे, जो इस कार्यक्रम को नौजवान छात्र छात्राएं देख रहे हैं, उसे सही माने कि जो आप बात कह रहे हैं कि गरीब छात्र छात्राओं को सस्ती शिक्षा मुहैया कराएगा दिल्ली विश्वविद्यालय? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, विश्वविद्यालय वैसे भी बहुत कम फीस लेता है, बहुत ही नाम मात्र के लिए लेता है और कुछ लेता नहीं है। कहाँ छात्र को अड़चन आती है, दो प्रकार से। एक तो उसको रहने की जगह जो बाहर से आता है छात्र, ठीक से नहीं मिलती, कुछ पुस्तक की उपलब्धि। जहाँ तक पुस्तक का प्रश्न है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुस्तक थोड़ी इस तरह से हम चुने जो आसानी से प्राप्त हो, जिनका जो है दाम कम हो। उसके अलावा हम कुछ सॉफ्ट कॉपी बनाने जा रहे हैं अच्छी पुस्तकों का, पब्लिशर्स वगैरह से अग्रीमेंट करके, जिससे छात्र को सॉफ्ट कॉपी कॉलेज में ही प्राप्त हो जाए। रहा उसके रहने का सवाल, हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम इतने हॉस्टल बना सकें और बच्चों को रख सकें। वहाँ हम सहायता करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। देखिए, अभी 1 जुलाई से एक ट्रेन आरंभ होगी। विश्वविद्यालय ने उस ट्रेन को इंडियन रेलवे से किराए पे लिया है 2 हफ्ता के लिए। इसमें निःशुल्क 1000 छात्र घूमेंगे और उनको प्रोजेक्ट्स दी जा रही हैं, और सब लड़कियां हैं पहली ट्रेन में। लेकिन ये हर 4 महीने पे चलेगी ट्रेन हमारी, 1000 छात्र जाया करेंगे और उसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम। इनको एजुकेशन प्राप्त होगा हर तरह से। ये महात्मा गांधी के आश्रम में जाएंगे, साबरमती में, वारधा में जाएंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे। इससे एजुकेशन ही तो मिल रहा है, वो उनका निर्माण होगा, विकास होगा, और ये एकदम निःशुल्क है। तो इसमें हम उसी तरह के छात्र को ले जा रहे हैं जो वैसे ये सब सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकता। तो विश्वविद्यालय लगा हुआ है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है। दिनेश जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके नेतृत्व में क्या कुछ भविष्य की रणनीतियाँ हैं? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक तो हम 4 वर्षीय योजना ले आ रहे हैं जिसमें कि छात्र 4 वर्ष के अंतर्गत अपनी डिग्रियां तमाम तरीके से प्राप्त कर सकेगा, उसको अवसर मिलेगा अपने को पहचानने का, समझने का। एक तरफ ये रहा। दूसरा, हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य की प्रक्रियाएं जो है और मजबूती से आएँ, और इसमें जो हमारा अंडर ग्रेजुएट छात्र है जो कॉलेजेस में पढ़ता है, हम उसको भी जोड़ना चाहते हैं। तो कुछ योजनाएं हमने लागू की हैं, इनको और मजबूती से इनको हम ले आने वाले हैं आगे। ये ऐसी योजनाएं हैं जिसमें छात्र को इनोवेशन की तरफ अवसर मिलता है। वो ग्रुप्स में काम करेंगे और साथ में उनके 2-3 गुरुजन लगे रहेंगे, उनको हम फंडिंग देंगे। प्रोजेक्ट्स ऐसी होंगी जिसको जोड़ा जाएगा उनके डिग्री की ओर, और वो ऐसी होंगी जिसमें कुछ समाज का निर्माण, समाज के हित की बात भी लगी रहेगी, ज्ञान भी लगा रहेगा। इससे मैं मानता हूं कि छात्र जो है अपने को बहुत ही सशक्त बना सकेगा। दूसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं, कुछ नए तरह की डिग्रीज का निर्माण कर रहे हैं। एक हमने डिग्री आरंभ की है बीटेक, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, गणित के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, गणित एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन। 4 वर्ष की डिग्री है। इसके माध्यम से आप वाकई आत्म खोज कर सकते हैं, आप अंदर की आवाज़ पकड़ सकते हैं कि अंदर आपके क्या बोल रहा है, अंतरात्मा क्या कह रही है कि क्या करना चाहिए। हमारे लिए इसमें एक ही चीज़ अनिवार्य है कि स्कूल के स्तर पे आपने गणित पढ़ा हो, उसके बाद इस डिग्री में आप जुड़ जाएं, तो इसके माध्यम से आप चाहें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, आप गणितज्ञ बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, जेनेटिसिस्ट बन सकते हैं, बहुत कुछ, फिजिसिस्ट बन सकते हैं, तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समाज की कई बातें जुड़ी हुई हैं, समाज के हित की बातें जुड़ी हुई हैं, ऊंचे स्तर का ज्ञान है, हाथ का प्रयोग है। उसी तरह एक डिग्री और हम ले आ रहे हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि वो भी पारित हो जाएगी, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज़। इसमें भी यही है, हमारी धारणा है कि छात्र को अवसर दें कि वो ठहर के खोजे अपने को, अपने अंदर की आवाज़ पहचाने और फिर उसी के अनुकूल विषय को खोजे। और इस माध्यम से भी छात्र चाहेगा तो इस डिग्री में जुड़ जाएगा। और मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो हम हिस्ट्री को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उतना नहीं पढ़ाएंगे, इसमें प्रोजेक्ट्स जुड़ी रहेंगे, टेक्नोलॉजी की बातें जुड़ी रहेंगी, तो उसका इससे भला होगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है बीटेक इन ह्यूमैनिटीज़। लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ में बीटेक क्या होता है, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, देखिए सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का जो निर्माण है, जिसका आविष्कार है, वो तो यह है दिमाग।
दिस इज द बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल मार्वेल। इसी का हम परिवर्तन कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं, इसका विकास कर रहे हैं। जैसे कबीर ने कहा, माला कहे काठ की तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर ले तुरंत मिला दूं तोए। तो ये मन का हम फेर देंगे इस डिग्री के, मुझे यही उम्मीद है। तो इस तरह की जो डिग्रीज हम ले आ रहे हैं, इससे मैं मानता हूँ कि छात्र का बहुत भला होगा। साथ में अध्यापक के हित के लिए हम कई योजनाएं ले आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अध्यापक शोध कार्य में भी जुड़ें, और अगर जिन चीज़ों मेहनत बहुत करते हैं हमारे अध्यापक, क्लास में खूब पढ़ते हैं, इसका भी हम किसी तरह से एक पहचान का मापदंड निकालें, जिससे फिर हम उसके उन्नति में इसको जोड़ें और फिर उसी से उसका भला करें। तो ये भी हम करने जा रहे हैं। तो हर तरह से विश्वविद्यालय में हम ये सब योजनाएं लागू करने जा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, आपका मैथमेटिक्स से गहरा लगाव है, इसलिए मेरा सवाल ये है, इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, एक देश एक प्रवेश परीक्षा के कॉन्सेप्ट को आजमाने की बात की जा रही है, कितना फ़ायदेमंद होगा छात्रों के लिहाज से? मैं इसको गहराई से नहीं समझा हूँ, लेकिन जितना कुछ अखबार के माध्यम से मैं समझ सका हूँ, आज की तारीख में क्या होता है, आप कोई एक साधारण स्कूल दिल्ली का ले लीजिए। उस स्कूल में मैं देखता हूँ कि अधिकांश रूप से छात्र स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देता है। वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में दीवाना हो गया होता है। उसके पेरेंट्स का इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है प्रभाव पड़ा हुआ होता है, दबाव रहता है कि ना वो सोच पाता है कुछ, ना समझ पाता है, ना ज्ञान हासिल कर पाता है। एक तोते की तरह वो एक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। तो उसके लिए ये हितकारी नहीं है, इसमें उसका हित नहीं होता है। अगर एक अच्छा एंट्रेंस एग्जामिनेशन बन जाता है तो फिर उसके लिए अच्छी बात होगी, इतना ज़्यादा समय अपना जाया नहीं करेगा बेकार की कुछ ट्यूशन में जहाँ उसका पैसा भी बर्बाद हो रहा है इतना ज़्यादा। एक ऐसा टेस्ट हो जिसमें उसके अंदर की योग्यता समझ ली जाए और स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा उस पर वजन दिया जाए तो उसका भला ही होगा। अगर ऐसा ही है इसमें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मुझे अच्छा ही लगता है। आपने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी और आज शिक्षा के गढ़ कहे जाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आप हैं। कैसा रहा है अब तक का आपका खुद का सफ़र? मैं आज भी, देखिए, आप कहते हैं मैं वाइस चांसलर हूँ, लेकिन मेरे लिए ये समझना और ग्रहण करना आसान नहीं। मैं अपने को शिक्षक ही मानता हूँ। और सफ़र का जहाँ तक सवाल है, पता भी नहीं चलता है कैसे सफ़र हो जाता है। न मैंने कभी सोचा था, न कभी इसके लिए प्रयत्न किया, कुछ ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा, पहुँच गया यहाँ तक। लेकिन हाँ, इस पूरे दौर में इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे एक अपने आत्मशुद्धि का अवसर ज़रूर मिला है। हुई है कि नहीं मैं नहीं जानता, अवसर मैं देख रहा हूँ मिलता जाता है, और मैं अपने को कोशिश करता हूँ कि इसी के माध्यम से इस सफ़र से थोड़ा सुधारता जाऊँ। मैं यही समझ रहा हूँ और कुछ नहीं। गुरु और शिष्य का चोली दामन का संबंध होता है। कई बार देखा जाता है कि बहुत प्रेम होता है और कई बार यह भी देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाता है। क्या सलाह देंगे शिक्षकों को भी और शिष्यों को भी? इसमें देखिए, दायित्व तो शिक्षक का होता है। शिक्षक को चाहिए कि इस तरह से अपने को जो है प्रस्तुत करे, इस तरह से सामने पेश आए कि छात्र उसको ग्रहण करे एक प्रेम भाव के साथ। तो मैं समझता हूँ शिक्षक का है प्रधान दायित्व, उसको इसका ख्याल रखना चाहिए। ये क्लेश, राग, द्वेष, ये सब होना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल, आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप व्यक्तिगत तौर से पूछ रहे हैं तो मैं अपने को सुधारना चाहता हूं। मैं जब मेरा विवाह हुआ था, और कोई भी विवाहित पुरुष आपको समझा देगा इस बात को कि आदमी तुरंत समझ जाता है उसके अंदर कितने दोष अभी बाकी हैं। तो मैं धीरे धीरे प्रयत्न कर रहा हूं कि अपने दोषों को कम करूं। जी, दूरदर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का क्या माहौल है, भविष्य की क्या रणनीतियां होंगी, कैसे छात्र छात्राओं को और ज़्यादा बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। इन सब सवालों का जवाब दिनेश सिंह जी ने दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।